आज का जो टारगेट है पहले वो मुझसे ज़रा कर ले, जी तो सर। फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने शुरू किया था टैक्स क्रेडिट। जी सर। ठीक है, उसमें 5 मोटी चीज़ें हमने तय की थी। हमने कहा जी किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और प्री कंडीशंस क्या होंगी, ये हमने कुछ बातें की आपस में। सही। फिर हमने कहा जी कुछ टैक्स क्रेडिट ऐसे हैं, जनरली टैक्स क्रेडिट के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम ये होता है कि टैक्स लायबिलिटी तक आप टैक्स क्रेडिट माइनस कर सकते हैं। ठीक हो गया। उससे ज्यादा होगा तो जनरली अनलेस आपको सेक्शन प्रोवाइड ना करे तो आप इसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, यानी मिल गया तो ठीक है वरना उधर ही खत्म हो जाता था। सवाए 65 बी डी और ई के, वो हमने शेयर भी कर लिया। तो इसको करने के बाद अच्छा, ये स्पीकर ऑफ कर लेना। तो ये बातें हुई, उसमें फिर हमने 61 से लेके ऑनवर्ड जितने आपके थे वो शेयर किए। तो करते करते हम लोग, एक बार मुझे पानी और ये कहवा दे देना एक और। सो अब एंड पे हम पहुंच गए तो उन्होंने कहा जी एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है, उसके बारे में भी बात कर लें। कुछ बात की भी हमने। जी सर। उन्होंने कहा जी उसको रिवाइज कर दे, उसको रिवाइज करके तो फिर मैं आगे आ जाता। फॉरेन टैक्स क्रेडिट को इससे पहले कि मैं स्लाइड आपको दिखाऊं, कुछ चीजें मैं आपको इसकी एग्जांपल एक आध को शेयर करें, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स मैं जरा आपसे पहले शेयर कर लूं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, बनवा दो जो कहता है इसको। देखिए बात ये हो रही है, हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट, पहले तो बात ये हम पढ़ने क्यों लगे, क्या जरूरत है इसकी, फिर इसने क्या कहना है वो फिर बाद में देखते हैं। अगर किसी नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम है तो ये प्रिंसिपल आप समझ लें, याद कर लें। रेफरेंस भी मैं आपको दे देता हूं कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं। यानी अगर आपका कोई जानने वाला बाहर है मुल्क से, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट की जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, वेदर टैक्स पेड ओवर देयर और नॉट, दोनों सूरतों में। तो फिर नॉन रेजिडेंट की जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी उस पे टैक्स लगेगा अगर उसको डबल टैक्सेशन ट्रीटी या उसको टैक्स लॉ में कोई एग्जम्पशन ना मिली तो ये तो हो गया एक तरफ नॉन रेजिडेंट, एक साइड पे हो गया। ये उसके प्रिंसिपल दो आपके पास आ गए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, रेजिडेंट के लिए क्या है। ये जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है इसका नॉन रेजिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जरा ज़हन में रखिए। इसका ताल्लुक है रेजिडेंट के साथ कि अगर देखो रेजिडेंट बंदा दो तरीके से इनकम कमा सकता है, पाकिस्तान सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स इनकम। तो जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो तो जो पाकिस्तानी लॉ उसके मुताबिक आपको जो कहेगा आप करेंगे, जो आप पढ़ भी रहे हैं। तो जो रेजिडेंट टैक्स पेयर बाहर से इनकम कमाएगा उसका क्या करना। अब उसमें दो तीन चार किस्म की चीजें अंदर आ जाती है। मसलन एक बंदा रेजिडेंट है, उसको पाकिस्तान, पहले ओवरऑल प्रिंसिपल, उसको पाकिस्तान सोर्स इनकम भी आ रही है और फॉरेन सोर्स इनकम भी आ रही है। अब फॉरेन सोर्स इनकम में दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो वो वहां टैक्स पेड करके आया है या वो टैक्स वहां पेड
नहीं करके आया। नहीं इसलिए नहीं करके आया, ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, वहां पर टैक्स लगा नहीं अभी तक, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ अभी बना ही नहीं। तो फिर आप देखें लॉ नहीं होगा, आप किस लॉ के तहत मेरे पास आए? एक बंदे ने कोई शॉपकीपर्स का नोटिस मुझे दिया, आप इससे कनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जनाब आपने ये मुझे दिया है, ये आपने मुझे क्यों दिया? कहता जी आपको ये, उन्होंने कहा जी ये आपको टैक्स लगता है। मैंने कहा भाई मैं तो रिटेलर नहीं हूं, मेरी तो आई कैब के साथ रजिस्ट्रेशन है, एफबीआर के साथ है, पीआरए के साथ है, आप कैसे बीच में आ गए? नहीं जी आपको देना पड़ेगा। मैं कहा जी आप साबित कर दे तो ले ले, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो भागने वाला बंदा ही नहीं हूं, मेरा तो काम ही यही है। लेकिन पहले आप ये साबित कर दें कि मैं रिटेलर की डेफिनेशन में आता हूं और ये वाला लॉ मुझे लगता है, ना मेरी रजिस्ट्रेशन आपके पास है, ना मैंने आपको टैक्स देना है, और मैं अपना ड्यू टैक्स दे भी रहा हूं, ये भी बताता चलो। मैं बाहर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं काम कर रहा कि मैं पैसा कमा रहा हूं और मैं टैक्स ना दूं, ये नहीं हो सकता। और हमारे बिजनेस में तो 90% आते ही चेक है, हम तो छुपा भी नहीं सकते। इनकम टैक्स, जहां इनकम टैक्स, जहां सेल्स टैक्स, वो काट के पैसे हमें देते हैं। वो बैंक की एंट्री को बंदा किधर लेके जाएगा भाई? बहरहाल बात यह है कि जनाब मैं इसके अंडर नहीं आता। उन्होंने वो नोटिस वापस लिया और विड्रॉ कर जी, वही रिटेलर्स का कोई लॉ उनका बना। मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस चीज से। देखे ना कल को मुझे एक बात है, मुझे एचसीसीपी एक नोटिस भेज दे कि जनाब आप कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। मैं कहा जी मैं तो नहीं करता, ना मेरी रजिस्ट्रेशन आपके पास है, ना मुझे जरूरत है, आप मुझे किस चक्कर में फंसाई जा रहे हैं? मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है आपके साथ। मेरी क्या प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड, अनलिस्टेड, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कोई है रजिस्ट्रेशन आपके पास? जी नहीं है। या सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन है? नहीं है। तो फिर आपने मुझे ये नोटिस क्यों दिया भाई? तो पहले ये क्यों बताया? पहले लॉ बनता है। लॉ किसी, देखिए आपने किसी स्टेट में टैक्स लगाना है तो लोगों से लेना है, तो लीगल बैकिंग तो आपके पास होनी चाहिए ना। अगर लीगल बैकिंग ही नहीं है तो फिर किस बेस? नंबर 1 तो उन्होंने फॉरेन सोर्स इनकम के लिए भी कानून बनाया हुआ कि पाकिस्तान में रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी, लेकिन उस पे टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्यों भाई? ताकि एक इनकम पे 2 दफा टैक्स ना लगे। अगर मैं अमेरिका में से बिजनेस इनकम करके पैसा जनरेट कर रहा हूं और अमेरिका में मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ड्यूली फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड पेइंग टैक्सेस ओवर देयर, तो मैंने उधर अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की बात नहीं हो रही। वो तो इधर पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। हाँ, एक पॉइंट आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो पैसा बाहर से आएगा उसकी वेरिफिकेशन आपको करानी पड़ेगी। हाँ जी, और वो प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसा आएगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा। अब वो मनीग्राम है, वेस्टर्न यूनियन है, बाय हैंड अगर लाना है तो स्टैंप लगानी है पाकिस्तान एयरपोर्ट से, कस्टम वालों से, और बैंकिंग चैनल है, डिफाइंड प्रोसीजर के थ्रू पैसा आएगा। और आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं, क्योंकि आपके रिलेटिव या कोई ना कोई तो बाहर जरूर होगा, कनेक्शन कहीं ना कहीं से निकल जरूर आता है लोगों का। तो उसको कहना कि पैसा स्टैंप लगवाए या चैनल के बगैर पाकिस्तान में मत लेके आना, क्योंकि अगर आप वो पैसा पाकिस्तान में लेके आए और ये साबित ना कर सके कि मैं बाहर से लेके आया हूं, तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूछे क्यों? क्योंकि उसने उसको बनाना है पाकिस्तान सोर्स इनकम, वो डीम्ड इनकम बना के आपको टैक्स लगा देगा। जबकि अगर मैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू लाया होता, एक बात कर रहा हूं, अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट अपनी फैमिली को पैसे भेजता है, जो अमूमन प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, बच्चों को, दोस्तों को, बड़े लोगों को पैसे भेजते हैं, लेकिन वो पैसा आया कैसे?
वो चैनल अगर आपके पास नहीं है तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। हेलो सलमान, आपको आया नहीं? मैंने लिंक भेज तो दिया, मैंने, आपने भेजी, मुझे दोबारा भेजो, अभी भेजो, अभी भेजो, अभी भेजो। ओके ओके, एक मिनट, सवाल नहीं जाने में अभी, जरा पहले मुझे पूरा करने दो, पहले आप सुनो। सिर्फ लोग आ रहे हैं, चुप, मैं उनको एंटर कर लूं, बोलते हुए आवाज भी टाइम गुजर जाता। अच्छा चले, सो बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि अगर आपने अपना कमाया हुआ पैसा जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान में ना लेकर आए तो वो पाकिस्तान में अनएक्सप्लेन्ड इनकम बनेगा, और पाकिस्तान सोर्स इनकम बना के, ऑल्दो कि मैं अमेरिका में टैक्स पे करके आया हूं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। हमारे पास कोई, बस जो भी केस था, मैं नाम तो आपको पता नहीं, वो तो सीक्रेट्स होते हैं हर बंदे के। प्रैक्टिकल एग्जांपल बना लेते हैं। एक फीमेल बाहर से आई, अब अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखना। मुझे फोन आ गया कि जी मैंने खरीदना है प्लॉट। मैं कहा ठीक है जी, खरीद ले। पैसे कहां से आए? जी मैं बाहर थी। मैं कहा ठीक हो गया। आप क्या करती थी? जी मैं उधर जॉब करती थी। मैं कहा ठीक हो गया। तो मैंने काफी विजिट किए हैं पाकिस्तान के, तो मैं जब भी आती थी तो मैं बाय हैंड पैसे लेके आ जाती थी, क्योंकि $10,000 तक आपको पता इजाजत है। तो वो जनाब वो पैसे लाती गई, तो करते करते वो पहुंच गया, जितना भी पहुंच गया, जितना भी होगा, 30 लाख होगा जो मुझे पता लगा। मैंने कहा बीबी मेरी बात सुन, ये पैसा जो है ना, ये पाकिस्तान में ब्लैक मनी है, वो तपना नहीं आगे से। लो, मारे मैंने खाई, धक्के मैंने खाए, मेहनत मैंने की, और आपका कानून इसको ब्लैक मनी कह रहा है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा देखो, गुस्सा हो सकता है मुझे आपसे ज्यादा चढ़ता हो, लेकिन गुस्सा करने से मसले हल नहीं होते, खराब हो जाते हैं। चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो। कहती वो क्या? मैं क्या, मैं टैक्सेशन ऑफिसर हूं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आपने ये पैसा यहीं से कमाया है या किसी ने आपको दिया है? आप उसको शो करने की बजाय मुझे कहानी ये सुना रही है कि पैसा आपने बाहर से कमाया है। तो यहां लाने का प्रूफ तो आपके पास है नहीं, ये आया कैसे पाकिस्तान में? अब एक बंदा अगर बाहर से जाके यहां आ जाए और कहे सारा पैसा बाहर से आया है, तो साबित कैसे होगा? फिर वो क्यों बात माने आपकी भाई? फिर वो चुप। मैंने कहा या मुझे कन्विंस कर लो या मेरी बात मान लो। अब ये पैसा करो वापस, उसको दो वापस जैसे लिया, या खुद लेके जाओ, जो भी करो मुझे नहीं पता। और फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू कोशिश करो बैंक के थ्रू पैसा पाकिस्तान में आए, बेहतरीन है आपके लिए। बाकी वेस्टर्न यूनियन अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। भेजने वाले का नाम तुम्हारा होना चाहिए, ये ना हो कि किसी इंप्लाई थर्ड पर्सन का नाम हो, ये जी मेरे पैसे, तुम्हारे कैसे? सेंडर तो कोई और है। फिर अगला पॉइंट, आप वहां थी तो पासपोर्ट तो है ना आपके पास, इधर दिखाओ मुझे, कब आप इन हुई, कब आउट हुई। तीसरा, आप वहां करती क्या थी? जॉब। तो जॉब का लाओ, सर्टिफिकेट लाओ, ये चीजें साबित करो तो ले लो। बट उसकी पूरी कंडीशन है। देखने में बड़ा सिंपल लगता है, ये पैसा आ गया बट ठीक है। सो पैसा लाने का प्रूव होना, कमाना, लाना, और उस तरीके से करना जिस तरीके से लॉ ने आपको दिया है, ये आपको करना पड़ेगा, वरना डेट विल बी डीम्ड एज ए ब्लैक मनी इन पाकिस्तान अनएक्सप्लेन। ब्लैक मीन्स ये नहीं है, वो आप बता नहीं रहे, सोर्स भी बता दो उसको, वरना तो हर दूसरा बंदा यही कर रहा होगा। सब मेरा भाई सऊदीया में होते, उन्होंने कभी नहीं ऐसा मुस्लिमों को डॉलर वगैरह लेके आते, और वो रियाल वगैरह लेके आते हैं, तो कभी उन्होंने स्टैम्प वगैरह जो तो फिर जब कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, जी सर, फिर उस दिन तुम्हें फिर आएगा सवाल, अच्छा ये पैसा कहां से आया तुम्हारे पास? सही है। आखिर कुछ करोगे ना उस पैसे से, जी सर, उस दिन आपसे सवाल होगा। सर, या पर्सनल एक्सपेंसेस भी अगर किए हैं आपकी फैमिली ने, जी सर, तो उसी में से किए है ना, तो वो पैसा पाकिस्तान में आया कैसे? कैसे है? तो उस दिन सवाल होगा आपसे।
सर अगर वो बैंक के थ्रू हमें भेज दें तो बेहतरीन है, बेहतरीन बेहतरीन है। बेहतरीन है। अगर वो खुद लेके आए तो फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट से कस्टम वालों से स्टैंप लगानी उसके पड़ेगी। चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो तो कस्टम वाले पहले आपकी बात ही नहीं मानेंगे। अच्छा उससे बेहतर है कि आप बैंकिंग चैनल कर लें या पैसे वो जो भी नहीं मानते कस्टमर वाले क्यों नहीं मानते? जब लॉ है तो वो $10,000 तक लाए। तो ये मुझे कैसे पता कि तुमने उधर ही कमाए थे? लेकिन उसको भी साबित करना पड़ेगा। कुछ भी पूछेगा आपसे तो क्या जवाब दोगे? उसको सवालों के जवाब दोगे या अपना सामान क्लियर करा के बाहर आओगे? टाइम होता है इतना बंदे के वो पास? फिर confiscate कर लेगा उसे सब कुछ। वो तो तुम्हें भी शायद पकड़ ले, तुम ना कन्फिस्केट हो जाना। सर, ये जब लॉ है जो $10,000 बाहर से, अब वो आप तो उसको कैसे पता कि ये बाहर से आया था? आए तो तुम बाहर से हो, ये पैसा बाहर से तुम लेकर आए हो, यहीं से घुमा के नहीं लेकर आ गए। हाँ, ये point। बड़ा वो जी वो भाई प्रोफेशनल लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते हैं। और ना हर बंदा कहेगा जी लाई जो स्टेप ठक ठक ठक। यहाँ से उंगली से बाहर और वहाँ से। हाँ जी, यहाँ से हुंडी से ट्रांसफर हुआ, वहां से कहा जी बाहर से आया, तो टैक्स ऑफिस चलो उधर से तो साबित हो जाएगा पैसा आ गया। तुम वहां करते क्या थे? हाँ, वो even proof करेगा। तुमने पैसा कमाया 1 लाख रियाल, भेजे तुमने 5 लाख रियाल, तुम्हारे पास कहां से आ गए भाई? ये भी साबित करना होता है कि वहां कमाया गया था और उसमें से खर्च करने के बाद जो बचा था वो भेजा गया है। बल्कि केस में, क्योंकि मेरे पास 5-6 केसेस इससे रिलेटेड है। क्या हुआ कि एक केस में नहीं पता होता ना लोगों को, जी सर अब वो ले आते हैं, उनको समझाना पड़ता है भाई कानून नहीं मानेगा आपकी बात, इसको पहले लीगलाइज करो। बहरहाल बात ये थी, उसने क्या किया, उसने 3-4 बंदे यूज की, पैसा उसी का ही था, ये हमें पता था। लेकिन पहले क्या हुआ, ए ने भेजा इतना, उन्होंने कहा जी आप ये सारा पैसा मेरे नाम पे डाल दें, जितना भी बनता होगा। अब हम तो एविडेंस के बगैर चलते ही नहीं। जब उसका मैंने कहा बनाओ यार इसका ब्रेकअप, जब ब्रेकअप बनाया मैंने कहा खाली ये ना लिखना अमाउंट कितनी, किसने भेजी उसका नाम मुझे लिख के दो, किस डेट पे भेजी और कितनी भेजी और कहां से भेजी, ये मुझे डिटेल बना के दो। जब वो ब्रेकअप बना तो पता चला कि उसमें से आधी रकम वैसे ही बाहर निकल गई, क्योंकि वो भेजने वाला वो नहीं था, वो दोस्त या एम्प्लॉई कोई जो भी था उसके थ्रू आया। उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर एतराज किया, कहते जी आपने एक गलती की है। मैंने कहा जी वो क्या? आपने हमारी फॉरेन रेमिटेंस आधी डाली, आधी आपने डाली नहीं। तो proof ही आगे तो होगा। आप, मैंने कहा आप आए तो सही बैठे। मैं कहा जी जरा ये रसीद चेक कीजिएगा। मैं कहा ये किसके नाम की है? तो हाँ, तो उसने अपने एम्प्लॉई के थ्रू भेजी थी। तो मैं कहा एम्प्लॉई पर पैसा आपका नहीं है ना, फिर ये तो आप कह रहे हैं ना, इसको मैं डालता हूँ, वो इसकी इनकम बना के टैक्स लगा देगा। वो कहेगा भाई तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? बगैर मतलब के तो लोग थप्पड़ नहीं मारते, तो तुम्हें पैसे लोग भेज रहे हैं। वो कौन है भाई इतना मेहरबान? वही मुल्क से बाहर, कौन देगा आपको पैसा? तो खाली बातें कर देने से अमाउंट वाइट नहीं हो जाती। सो अब क्या था, हम कहाँ खड़े थे? रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे खड़े थे। अच्छा सर, अगर वो source उसका सवाल नहीं अभी, अभी तो और बहुत कुछ होना, अभी तो मेरे एंड पे, सही है। क्योंकि आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट मुझसे लेना, नोट कर लेना, मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा। आप नोट करते जाना सवाल। हमने वो पैसा अलग कर दिया जरा, 2 करोड़ था तो 1 करोड़ अलग फर्क कर दिया, 1 करोड़ हमने ले लिया जो जेन्युइन था, जिसको हम साबित कर सकते हैं। तो जिसको हम साबित ही नहीं कर सकते, फिर आपको पता ना, लोगों को टैक्स लगाओ बाद में बातें करते हैं। अगर आपको ये पता था कि ये चीज खराब है तो आप उसको उसी को ठीक कर लेते। बहरहाल क्वेश्चन ये था कि फॉरेन सोर्स इनकम जो है रेजिडेंट की, उसमें पाकिस्तान में आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस होगा। पहला, अगर तो मुझे कोई एग्जम्पशन ना मिली डबल टैक्सेशन ट्रीटी या लॉ के अंदर, तो फिर तो वो आपकी इनकम के अंदर आके ऐड होगा। जैसे सैलरी में एक प्रिंसिपल ये है 102 सेक्शन में, अगर रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम होगी और उस पे वो टैक्स वहां पे कर देगा, तो वो एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में। उन्होंने एम्प्लॉइज को छूट दी हुई है सही है। 102 सेक्शन के थ्रू। लेकिन इसका एक दूसरा पर्पज मसला यह है कि रेजिडेंट की अगर फॉरेन सोर्स इनकम है और मैंने सैलरी इनकम पे टैक्स वहां पेड ही नहीं किया, तो फिर यहाँ टैक्स लगेगा।
तो फिर अगर कोई एग्जम्पशन अवेलेबल ना हुई तो फिर आपको पाकिस्तान में उस इनकम पे टैक्स लग जाएगा और टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने दिया ही नहीं। इस तरह ज्यादा टैक्स नहीं वो पे करेगा फिर। जो इनकम नहीं 2 दफा कमाई, जी सर। जब नोट गिनती है तो 2 दफा नहीं गिने थे। सही है। अच्छा, उस वक्त कुछ नहीं हुआ तुम्हें, टैक्स देते हुए तुम्हें 2 दफा याद आ जाता है। 10 लाख इधर से लिया, 20 लाख उधर से लिया, जी सर। टोटल कितना हो गया? 30 लाख रुपए। टैक्स तो एक दफा ही है, लगना टोटल इनकम पे है। सही है। सर रेजिडेंट है, नो रेजिडेंट है, मसला ये क्या सर? जो पाकिस्तान में कितने दिन रहता? 183 दिन अगर आप पाकिस्तान में हैं जी सर। या जी सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वेर एवर पोस्टेड, जी सर। या तीसरा भी है 120 दिन या उससे ज्यादा पाकिस्तान में उस टैक्स ईयर में, और पिछले 4 साल में अगर आप 365 दिन के बराबर या ज्यादा पाकिस्तान में थे तो आप पाकिस्तान में रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे, कोई भी कंडीशन मेट होगी। ठीक हो गया। सो पहले आपको ये तय करना है कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। फिर देखना है पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है, या दोनों ही है। सही है। सर देखिए अगर कोई बंदा 3 साल बाद सऊदीया से इधर आता है पाकिस्तान में, वो सिचुएशन डिफरेंट है, वो सिचुएशन वो मैं आपको दे देता हूँ। सही है। वालेकुम सलाम। आज तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। एडवोकेट साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ओहो, आज तो उससे भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अच्छा चलो आओ जी, बैठो। अच्छा जी, हम फॉरेन सोर्स इनकम का, अच्छा सबसे पहले टैक्स क्रेडिट फॉरेन सोर्स इनकम का होना है, किसी भी टैक्स क्रेडिट से पहले। सही है। अच्छा, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर, फिर मैं आपको मटेरियल भी दिखाता हूं वो क्या कहता है। फिर उन्होंने एक और चीज भी इसके अंदर डाली हुई है कि अगर आपकी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है, देखिए कानून बाहर का नहीं लगना, आपका लगना। आप पाकिस्तान में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लॉ किसका होगा? फिर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए जी, फर्ज करें बंदे को बाहर से डिविडेंड इनकम आई है तो उधर वो एनटीआर है कि एफटीआर है? मैं कहता तुम रिटर्न उधर की फाइल कर रहे हो या इधर की कर रहे हो? तुमने उस डिविडेंड को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वहां वो इनकम एनटीआर में हो, आपकी एफटीआर में हो, या उधर एफटीआर हो तुम्हारा एनटीआर हो, या दोनों बराबर भी हो जाए, कोई पता नहीं है। हो सकता है उन्होंने उसको एग्जम्पशन दी हो, यहां ना हो। तो आपने उसको पैरामीटर जो अप्लाई करने हैं वो कौन से करने हैं? पाकिस्तान के। यहां एक आध केस में ये हुआ, असेसमेंट इनकम टैक्स की हो रही है, वो अप्लाई सेल टैक्स लॉ करी जा रहे। असेसमेंट सेल टैक्स की हो रही है, प्रिंसिपल इनकम टैक्स का। ओ भाई, वो कहां से आ गया? आप जिस लॉ में असेसमेंट कर रहे हैं कानून भी वही लगेगा उसको। सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा इनकम टैक्स लॉ से तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन या ट्रीटी होगी तो प्रिवेल कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रीटी करेगी, क्योंकि अपर लॉ प्रेफरेंस रखता है। बेटर वर्ड सुपीरियर लॉ है, सुप्रीम लॉ। क्योंकि ये बाद में बना ना, पहले वो आया, उसने इसको बनाया था तो ये बना था। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो उसको तो करने का फिर फायदा ही कोई नहीं। ये लॉ तो इंटरनल है, वो इंटरनेशनल है। ये हमने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट एक आध केस में लिया तो उसमें उसने जो शिपिंग और बाय एयर इनकम जो है उस पर स्पेसिफिकली उन्होंने स्पेसिफाइड कंट्री से छूट दी हुई है कि अगर वो यहां से पैसा कमाएगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है जनाब। बहरहाल बेसिक प्रिंसिपल मेरे पास ये आया
कि फॉरेन सोर्स इनकम अगर आप बाहर टैक्स दे देते हैं सैलरी को निकाल के, क्योंकि सैलरी पाकिस्तान में वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अब आते हैं एक पॉइंट वो करके, फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। सही है। अब क्या हुआ, एक केस में हमारे एक बंदा बाहर से इधर आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में बड़ा काम आएगा। एक बंदा जस्ट आया और टैक्स ईयर से वो, अभी मैं उसमें नहीं जाता, आया, उसकी ना रेंटल इनकम, उसकी प्रॉपर्टी बाहर है, ठीक हो गया, प्रॉपर्टी बाहर है, उसको रेंटल इनकम आ गई, लेकिन अब वो रेजिडेंट है पाकिस्तान में। पहले वो नॉन रेजिडेंट था, तो फिर उधर का कानून जाने और वो जाने। वो जब इधर आ गया तो रेंट इधर आ गया उसके पास, ले भी आया और कमा भी लिया उसने। तो जब टैक्स निकाला तो वो अच्छा खासा टैक्स बन गया, वो डॉलर्स में अमाउंट थी, और उसको जब रुपीज में कन्वर्ट करे तो वो किधर का किधर पहुंच जाए। मैंने कहा यार इसने तो कहना है, वो जो कहावत है सर मुंडाती है ओले पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि मैं आया ही हूं तो आपने मुझे यहीं पकड़ लिया, पैसा मेरा वहां का है, टैक्स आप मुझे यहीं लगाई जा रहे हैं, ये वो कह रहा है। और वहां उस इनकम पे टैक्स नहीं था, ये भी बताता चलो, और फंस गया अंदर आगे। मैंने कहा यार ये तो 3.5-4 लाख इसको पे करना पड़ गया, तो ये तो चीजें मारेगा। तो क्या लॉ में कोई ऐसी फैसिलिटी है जो एक बंदा पाकिस्तान में आके सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है, पहले वो यहीं से गया था, फिर वो वापस आया, तो वो जो आपके सवाल का जवाब था वो सेक्शन 50 और 51 था। अभी दिखाता हूं मैं आपको। मैंने कहा मेरे नॉलेज में है कि जहां कोई बंदा वापस आता है या यहां से वहां जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लॉ ने दोनों को सहूलत दी हुई है 50 और 51 में। फर्ज करे रेजिडेंट के लिए कानून है कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, वहां जाके सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, तो वहां जो आप सैलरी कमाएंगे जिस टैक्स ईयर में आप छोड़ के जाएंगे, आल्दो कि आप रेजिडेंट होंगे, तो उस सैलरी पे छूट दे दी जाएगी, वो पाकिस्तान में टैक्सेबल ही नहीं है। देखना एक बंदा इसी तरह जो बंदा वहां से उसको छोड़ के यहां आया है, यहां सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है, पैसा यहां नहीं कमाया, अभी पैसा उसका बाहर का है। तो जिस साल में वो रेजिडेंट बनेगा और उससे अगले साल में जो बाहर से पैसा आपको आएगा वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। क्यों एग्जेम्प्ट है दोनों तरफ, कि यार इस बंदे ने अब सेटल डाउन होना है, तो इसको सेटल डाउन होने का थोड़ा टाइम दिया जाए। वो 50 और 51 के अंदर कवर हुआ, हमने वो सहारा लिया, उसको वहां से एग्जम्पशन ले लिया। सर आपने जो बात की थी उसकी जो रेंटल इनकम बाहर से आई है जी 2% की, जी, तो वो बैंक के थ्रू नहीं थी आई, वो बाहर से उसको कैसे आएगी वो पैसे? तो फॉरेन सोर्स इनकम है जी ना, सर। लेने वाला भी वही है, जी सर। भेजने वाला भी वही है, और जिसको आई है वो भी वही है। इनकम होगी तो भेजोगे ना। नहीं, प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट, उसको रेंटल का आपने पहले बात की है ना, तो एक पर्सन को मिल रही है, हाँ जी, तो पैसे बाहर से आए हैं, तो उसका रेंट काफी ज्यादा बन गया हाँ टैक्स से। हाँ जी, तो वो पैसे आए किस तरीके से थे? बैंक के थ्रू। तो बैंक से वो आते हैं, तो जो टैक्स हुए हैं वो टैक्स में क्या काट नहीं लेते बैंक से? बैंक से नहीं, कुछ नहीं काटते वो तो, जी सर। आपको किसने का काटते, वो तो तब होता है अगर एक्सपोर्ट के पैसे हो तो अच्छा, उस पे 1% काटते हैं वो। सही है। तो ठीक है। बैंक के थ्रू आया तो फिर तो टैक्स पहले मेरा अपना ही पैसा था ना भाई, मैं ही भेजने वाला था, जी सर। अपने ही अकाउंट पे मैंने भेजा है, मैं ही भेजने वाला था, जी सर। मेरे ही अकाउंट पे पैसा आया, जी सर। तो खत्म होगी बात। हम्म, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम है ना, जी। अगर वो अपनी फैमिली को भेज रहा होता, जी ठीक है, और नॉन रेजिडेंट होता, तो फिर तो वो टैक्सेबल ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन मसला यह था कि वो रेजिडेंट बन गया था, जी तो रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आ रही थी। जी सर। समझ आ रही बात? जी सर। अब ठीक है, जी सर। कैसा नाम है ना तुम्हारा? जी सर। हाँ, कुछ सवाल तो नहीं और अब आपका नहीं, ठीक हो गया। ठीक तो है। तो दोनों तरफ फैसिलिटी दी गई है, ये देखना पड़ेगा कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। सही है। वो कहीं से इसको छूट मिल सकती है, उसको मिल गई, हम्म,
सो ये तमाम एस्पेक्ट्स आपने जेहन में रखने हैं कि ये बंदा पहला, ये बंदा कौन है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। नंबर 2, इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है और फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है। यस ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। इनकम बाहर आने से पाकिस्तान फॉरेन सोर्स इनकम नहीं बनती। सही एक मेरे पास केस है, वो हैं इधर, पैसा बाहर से आता है। अब 2 टोटके लगाए उन्होंने। पहले आए, वो जनाब मेरी ना फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, मुझे आप ना एग्जम्पशन ले दें। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा ये भेजे किसने हैं? वो जी एक कंपनी ने भेजे हैं। मैं तो कंपनी ने भेजे हैं तो वो अल्लाह के वास्ते पैसे दे रही है आपको? हाँ वो तो अच्छा, तो चले मेरी आप फॉरेन सोर्स इनकम डाल के मुझे एग्जेम्प्ट करवा दें। मैं कहा ठीक है। तो मैं क्या आप काम कहाँ करते हैं? जी पाकिस्तान में। तो मैं कहती ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। नहीं पर पैसा तो बाहर से आया। मैं कहा पैसा बाहर से आने से फॉरेन सोर्स इनकम नहीं बनती। जहां कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ होता है, जहां आप काम कर रहे होते हैं, वहां से। अच्छा, एक बंदा अगर काम मुल्क से बाहर का, पाकिस्तान में काम कर रहा है, एक बात है, या मुल्क से बाहर काम कर रहा है, पैसे यहां से जा रहे हैं, तो क्या उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो जाएगी? जहां आप काम करते हैं, एग्जीक्यूशन होती है, वहां की इनकम बनती है जनाब। भेजने से नहीं पता लगता कि बाहर का है ये। हाँ, आपका एम्प्लॉयर बाहर है, आप यहां हैं, तो फिर जी ये तो टैक्स लग जाएगा। तो मैं कहा पैसे नहीं कमाए आपने, तो आप क्या कहते हैं? मैं कहा जी टैक्स पे करें। दिया हमने उसका टैक्स पे, सैलरी इनकम थी। मैं कहा आप तो एम्प्लॉई हैं, ना आपने कोई चीज एक्सपोर्ट की है, ना आपके पास भेजने वाले का कंपनी के अलावा नाम है, आप उनके एम्प्लॉई हैं। मैं कहा अच्छा एक काम करें, मैंने उसको फिर टेस्ट किया ना सही तरह। मैं कहा आप एक काम करें, उस मुझे ना सेंडर का ना नाम, उस कंपनी को कहें कि बंदे का नाम लिख के ना मुझे जरा पैसे भेजे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं झूठ बोलते। मैं कहा अच्छा, तो हमें झूठ बोलने के लिए रखा हुआ है? तुम्हारा पेपर वर्क ये बता रहा है कि तुम एम्प्लॉई हो, और मुझे तुम स्टोरियां सुना रहे हो आके। हमें क्या पागल समझा हुआ है तुमने? वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो? नजर आ रहा है कि कंपनी ने पैसे भेजे और एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है, और पाकिस्तान में बंदा काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं फॉरेन सोर्स इनकम है। ये कहां से हो गया भाई? बहरहाल बात यह है कि पहले आपको क्लियर कट ये चीजें उसकी डिमार्केशन करनी पड़ेगी। ये कौन है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हेड ऑफ इनकम कौन सा है, ये कहां बंदा होता है, पाकिस्तान सोर्स इनकम कमा रहा है, फॉरेन कमा रहा है, या दोनों ही कमा रहा है? दोनों भी हो सकती हैं। 6 महीने इधर, 6 महीने उधर, कोई पता नहीं। सैलरी को निकाल दिया, एफटीआर की इनकम को निकाल दिया, क्रेडिट आपको मिलना है नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम। मसलन मेरी बिजनेस इनकम यहां भी है, मेरा बिजनेस इनकम वहां भी है। ये लिखा हुआ उसमें सेक्शन में ये सब एनसीआर में मिलेगा? नहीं, उन्होंने वर्ल्ड टैक्सेबल इनकम यूज किया हुआ है, हाँ, तो वो रख लो। तो वो उस वजह से वो निकल जाता है। अच्छा जी, ये तो था मेरा, मैं अब आपको सिर्फ एग्जाम्पल और वो जरा मटेरियल दिखा दूं जो मैंने आपको बताया है। फिर उन्होंने एक और फैसिलिटी इसके अंदर दी कि अगर बाहर का टैक्स पेड करने का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और 2 साल उन्होंने आपको दिए हैं। जिस साल का टैक्स ईयर है उसके बाद 2 साल और आपको मिलेंगे, आप अपने बाहर के टैक्स की पेमेंट करके प्रूफ दिखा दें। देखें ना, मैंने एक टैक्स क्रेडिट लेना है, मैंने कहा जी मैंने अमेरिका में टैक्स दिया है, मैं रेजिडेंट हूं पाकिस्तान में, तो मुझे 2 दफा टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो उसने कहा जो आपने वहां दिया है उसका प्रूफ है आपके पास, वो अल्टरनेट चीज या ऐसी चीज जिससे साबित हो जाए कि आप अमेरिका में टैक्स पे करके आए हैं, दिखा दें। और अगर आप फेल्ड हो जाते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कमिश्नर कन्विंस नहीं होता, कहते भाई आपने तो टैक्स ही नहीं दिया, तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो इनकम पाकिस्तान में अगर कोई एग्जम्पशन ना हुई तो टोटली चार्जेबल टू टैक्स होगा। मसलन मेरा 20 लाख पाकिस्तान से है और 30 लाख बाहर से है, 50 लाख हो गया, मुझे 50 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा, लगना तो है ही। मुझे टैक्स क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना वो तय होना है।
अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ उसका रेलिवेंट सेक्शन और प्लस एक स्लाइड और प्लस एक एग्जाम्पल। ये जो कुछ हमने वर्बली तय किया ना उसको पेपर पे भी जरा चेक कर लो। एक मिनट ठहरो, आप क्या कह रहे हो? मैं क्वेश्चन करूं? क्वेश्चन करना है आपने? पहले ये तो देख लो ना, शायद उसी में ही कवर हो जाए आपको। ये लाइव सॉफ्ट इनको जरा ठहरो ना, पहले शेयरिंग में कर लूँ, उनको भी तो करना है ना भाई। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं मटेरियल पहले खोल लूँ। आपका मैंने जाना है फॉरेन सोर्स वाले में, एक फाइल खोल लूँ। तो ये आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, बाकी लोगों में ये चीज़ें थोड़ी अवेयरनेस के तौर पे भी बतानी है कि भाई अपना पैसा जो है वो अपने तरीके के साथ लेके आना है, बाय हैंड कैरी नहीं करना। अब लोग कहते हैं इंटरनेशनल लॉ तो इजाज़त देता है, इनकम टैक्स लॉ इजाज़त नहीं देता। वो कहता है $10,000 तक आप आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस तो कैसा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो तो इजाज़त देगा, इनकम टैक्स वाला नहीं कर रहा, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर पा रहे कि आप बाहर से पैसा लेकर आए। वरना हर दूसरा बंदा ये कहेगा जनाब बाहर से आया, बाहर से आया जी, बाहर से आया। कहने से नहीं होता जनाब, साबित करने से होता है। आपका पेपर वर्क नहीं है, आपको वो साबित ही नहीं कर पा रहे आप। वो कहेंगे यार कैसी कहानियां सुनाते हो तुम। हो सकता है आप सच बोल रहे हो, बट सच को भी साबित करना होता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जैसे होती है, अगर वो पास हो एयरपोर्ट के टाइम पे तब वो प्रूफ नहीं हो जाएगा। मसलन आप बाहर से आई है, हाँ जी, तो क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? जैसे सैलरी स्लिप होती है। नहीं, वो तो वहां कमाने के पैसे है ना। अब वो पैसा पाकिस्तान में लेके आई, उसका सबूत किधर है? तो हम तो वहाँ एयरपोर्ट पे अगर उनको दिखा दें भाई हमने वहाँ पे एक थोड़ी से कमाई है, ठीक है ना, तो नहीं, उनको तो जरूरत ही नहीं है, एयरपोर्ट को जरूरत नहीं है, जरूरत आपको है। आपने साबित करना है कि पैसा बाहर से आया है, एयरपोर्ट को जरूरत नहीं है। वो तो $10,000 देगा, ले जाए आप, आपका है, इंटरनेशनल लॉ है, आप ले जा सकती है खर्चे के तौर पर, ले जाए आप। वो रेलिवेंट, जब आप पाकिस्तान के प्रेमिसेस में एंटर होंगी तो कानून तो पाकिस्तान का चलेगा ना। उसने इंटरनेशनल लॉ ने तो कहा एग्जिट हो जाए, आप हो गई। मैंने कहना आप कह रहे थे कि उसको कस्टम पे हमें प्रयोग करना होगा कि हमने अगर आप समझती हैं कि कस्टम वालों से स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे लग जाएगी कि दिस लेडी इज कैरिंग 10,000 रुपीज विच शी हैज अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान एंड नो ब्रिंगिंग द सेम इन पाकिस्तान फॉर व्हाटएवर पर्पस, ओके, वो कंक्लूसिव बोलेगा, लगवा लो तो ले आओ। तो ज्यादा होगा तो क्या करोगी? 10,000 से तो आगे करना ही नहीं देगा, हाँ, वो नहीं। तो फिर क्या होगा? मुझे वो चैनल ही यूज करना पड़ेगा। वेस्टर्न यूनियन लोग करते हैं क्योंकि बैंक वाले रेट कम देते, ओपन मार्केट में रेट ज्यादा है, 50 पैसे का, 1 रुपए का, 1.5 रुपए का फर्क होता है। आप अपना पैसा ला सकते हैं, बट लाने का प्रूफ आपके पास होना जरूरी है ना जनाब। इतनी सी बात है। सर बेटर तरीका कौन सा होता है? बैंक के थ्रू है जी, बैंक से बेहतर कोई तरीका ही नहीं है। सेंट्रल क्या? ये रेट कम देता है वेस्टर्न वाले, थोड़ा सा फर्क होगा, सही है। बेस्ट वे तो वही है हमारे पास। अच्छा, लिमिट सर $10,000 की है, आप वहाँ से पाए। जी ऑब्वियसली इनकम टैक्स भी 10,000, नहीं, इनकम टैक्स का ताल्लुक ही नहीं उसके साथ। इंटरनेशनल लॉ में 10,000। इंटरनेशनल लोग कस्टम वाले पकड़ेंगे, तो भाई ये पैसे किधर लेके जा रहे हो आप? और टैक्स वाले कहते हैं कि आप वहाँ से मार्क करवा रहे हैं तो ये आपकी $10,000 की लीगल अमाउंट है। वो लीगल हो जाएगा, क्योंकि जहरी बात है। फिर नहीं, वो तो ये प्रूव होगा कि पाकिस्तान में आप बाहर से लेके आए हैं। अभी वो आपसे और सवाल भी करेगा, वहाँ क्या किया है? वजह क्या है, वजह क्या है, द रीजन वाई। तो आप कह रहे जी वो कहते हैं ये नहीं मान, ये रिकवरी डिपार्टमेंट है। हाँ, ठीक है, ओके। FBR इज नॉट एन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, वो रिकवरी डिपार्टमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। उनका काम है रिकवरी करना, लेके आगे पकड़ा देना। वो आगे क्या करें वो उनका मसला है, उसको आपके इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। उसने कहना भाई पैसा दो, क्यों? वो कहता है आपका रिश्तेदार पैसा दे दे, आप दे दे, आपके बिहाफ पे कोई बंदा पैसे दे दे, मेंबर दे दे, डायरेक्टर दे दे, दोस्त दे दे, थर्ड पार्टी दे दे, पैसा दे दो यार हमें, बस हमारा पैसा दे दो, बिकॉज दैट इज द रिकवरी डिपार्टमेंट। वो क्योंकि आपने देखें,
अगर आप किसी अमाउंट पे टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में तो फायदा किसका हुआ? टैक्स पेयर का। तो जो मेरा, अगर मैं FBR हूं तो मेरा जो पैसा, मेरा हिस्सा बनता था वो किधर है? वो है दिस इज व्हाई दे आर बीइंग देयर। भाई स्टेट का पैसा जो बनता है वो तो दो, वो दो और जाके करो भाई जो करना। इतनी सी बात है। तो आपको बिजनेस नहीं करने देगा, आपको रहने नहीं देगा इधर। तुमने जहां रहना है उस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि जो अंदर नहीं है, अब वो बहस नहीं हो रही। अगर आप अंदर रह के लीगल बिजनेस करना चाहते हैं, वट एवर यू आर शोइंग, वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन स्टेट की कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। कब तक आप चोरी चकारियां करते रहेंगे? एक दिन आएगा आप भी डेड हो जाएंगे, लॉक हो जाएगा, लीगल नहीं कर पाएंगे आप। बाकी चॉइस हर बंदे की अपनी होती है। उसने, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कोई बंदा मानता या नहीं मानता। अल्लाह माफ करे कि जिस अल्लाह ने इस दुनिया को क्रिएट किया है, अगर एक बंदा उसकी बात नहीं मानता तो हमने किस गू खाते में आते हैं? कौन सी स्टेट भाई, किसको लिए फिर रहे हैं आप? इसलिए ये हर बंदे की अपनी पॉलिसी, उसने कितना एक्सेप्ट करना है और कितना एक्सेप्ट नहीं करना, उसने करना भी है कि नहीं करना, इस बहस में हम नहीं जा रहे। अच्छा सर, इससे related- स्लाइड पहले हम स्लाइड वो रह जाएगा। फिर वही चीज हम शुरू कर रहे हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। तो सब बीच में रह जाएगा। आपको मैंने देना है टैक्स क्रेडिट वाला। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। इसको भी ऑन कर दो। उसको भी शेयर कर दो। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ना जी आपका, ताकि मैं फटाफट जरा उसमें पहुंचूं। इसको समेटना भी है, वरना ये नाइट्स ऑफ मैं सीधे से ना बटन सारे ऊपर कर देना। चलो ये आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट है जी। आप देख सकते हैं सबसे पहले टू होम अवेलेबल, इसके लिए है रेजिडेंट टैक्स पेयर है। नॉन रेजिडेंट क्यों नहीं है, मैंने आपको रीजन पहले बता दी, क्योंकि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल ही नहीं होती, ताल्लुक ही कोई नहीं, वो आपके पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता ही नहीं है। उसने वहां टैक्स दिया नहीं दिया वो जाने और उनकी स्टेट जाने। तो नॉन रेजिडेंट को तो सीधे उठा के उसने बाहर फेंक दिया, तो भाई उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं है। तो जब वो टैक्सेबल ही नहीं है तो टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? क्या मिलेगा? हेलो, मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए ना, उसने देना ही नहीं इधर टैक्स भाई, वो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। आपको रेफरेंस चाहिए 11 सेक्शन का, सब सेक्शन 5 और 6 मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुझे खुशी होगी कि वो भी अगर सामने आ जाएगा तो वंस फॉर दी ऑल ये कवर हो जाएगा। ये ना हो कि जी जुबानी बातें हो रही हैं। टाइम इज रनिंग शॉर्ट जी, टाइम हर दफा निकल जाता है, टॉपिक तो हम छेड़ बैठते हैं। वो इफेक्टिव आउटपुट उसका ठीक है, नॉलेज शेयरिंग आपको पता है रेंज उसकी एंडलेस होता है उसका, वो प्रैक्टिकल भी आ रहा होता है, लीगल भी आ रहा होता है, सारी चीज़ें आ रही होती है। एक अच्छी चीज़ 10 इनकम्प्लीट चीज़ों पे भारी पड़ जाती है। कुछ तो बंदा लर्न करके जाएगा, अच्छा यार क्या है ये, है क्या, कुछ तो पता लगेगा ना उसको, ताकि आप दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे कि भाई पैसा तरीके से लेके आना।
वरना अपनी अर्नड की हुई मनी को तुमने ब्लैक मनी बनवा लेना, ये गलती ना करना, ये बड़े लोगों को फायदा होगा इस चीज से। अच्छा जी, हमने ये 11 है जी, जो कहता है हेड्स ऑफ इनकम, इसका 5 और जो 6 है ना, ये आप 5 देखें किसके लिए, रेजिडेंट के लिए 5 है और नॉन रेजिडेंट के लिए सब सेक्शन 6 है। कौन पढ़ेगा जी? The income of a resident person under a head of income shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source. तो रेजिडेंट के लिए किया क्या है, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम, और नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, The income of a non-resident person under a head of income shall be computed by taking into account only amounts that are Pakistan. तो 11(6) ने तो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम को पाकिस्तान की जुरिडिक्शन से बाहर निकाल दिया कि भाई वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, बट उस बंदे को नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, ये जरा पॉइंट नोट करना, और बाहर इनकम अर्न की हो उसने। अब आप स्टोरी सुना के बंदे को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, वो कहेगा पेपर पे रखो भाई, पासपोर्ट की तरह इस बंदे का, ये बाहर कब गया था, किस एयरपोर्ट से पाकिस्तान से निकला था, और वहां किस एयरपोर्ट पे इन हुआ था, और फिर ये वहां करता क्या है, कितनी इनकम है इसकी, क्या हुआ बाहर, क्योंकि आपने बाहर के पैसे भी पाकिस्तान में भेजने हैं। अब ये ना हो कि आपकी इनकम वहां हो $1 लाख, तो आप $50 लाख भेज रहे हो, वो कहेगा भाई तुम्हारे पास पैसा कहां से है। हाँ, आप लोन ले सकते हैं, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन वो पैसा फिर आपका होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे पैसा कहां से आया तुम्हारे पास। जो सवाल पाकिस्तान के अंदर होता है, बाहर से भी यही सवाल है, तुम्हारे पास पैसा कहां से आया भाई, करते क्या हो तुम, कब से हो बाहर, कितनी इनकम कमाई, तुम्हारे वहां खर्चे कितने। अच्छा, अब आप $1 लाख कमाए, 1 लाख ही भेज दे, तो जिंदा कैसे हो, खाते क्या हो भाई, क्या खाते हो तुम, कहां से आया पैसा, वालदैन है आपको। यहां भी यही है, एक बंदा अपनी सारी इनकम वाइट करी जा रहा है, उसने कहा ठीक है तुम्हारे खर्चे कितने भाई, यूटिलिटी बिल्स किधर है, बच्चे किधर है, रेंट किधर है, गाड़ी कैसे चलती है, खाते क्या हो भाई, कहां से जिंदा हो तुम। तो ये सवाल दोनों तरफ ही होंगे, इसलिए तो ये आपके पास वंस फॉर दी ऑल आ गया कि आपको ये चेक करना होता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉइंट और, अक्सर अब जितने भी नॉन रेजिडेंट लोग आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन पे आल्दो के पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं है, रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, 114 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसको एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में लाने के लिए मजबूरन हमें उनकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो एटीएल में नहीं आ सकता। आल्दो अभी नॉन रेजिडेंट के लिए ये कानून पास हो गया है कि अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो उसको भी फाइलर वाला ही स्टेटस, एटीएल वाला स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो इतना साबित करने से बेहतर है हमने ये तय किया कि नील की रिटर्न फाइल कर देते, मैं जो धक्के खाता रहूं, पासपोर्ट की कॉपियां, बैंक स्टेटमेंट्स, और अगर फिर वो आगे से रिजेक्ट कर दे, नहीं जनाब आप झूठ बोलते हैं, तो मेरा क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे, वो तो उसके बगैर तो वो आपको अंदर जाने नहीं देगा। कैसे नॉन एटीएल वाले को एटीएल का स्टेटस मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, जुबानी मिल जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा। तो उसको साबित करने से बेहतर है नील की रिटर्न फाइल करके फारग करो उसको, वो बाद में वो तो बना के रखेंगे आप। तो रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी टैक्स पेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये आपको नजर आ रहा है, वरना पूरा वो सिनेरियो बदल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा ये क्या कर रहा है भाई। वो भाई कौन सी इनकम तो बाद में आएगी, पहले वो बंदा कौन है, होता कहाँ पे है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। कंपनी और एओपी भी ऐसे ही है, उनके रेजिडेंशियल स्टेटस को भी डिटरमिन किया जाता है पहले, फिर बाद में तय होता है पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है, फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट, बाकी चीजें आती है। ठीक है भाई, सिंपल हो गया ना, ताकि समझ भी आए बंदे को कर क्या रहा है बंदा, ये नहीं कि किताब पढ़ी और घर चला गया। ये अब आपके तमाम रिलेटिव जितने कनेक्टेड बंदे आपके साथ हैं, सबको फायदा होगा कि भाई अपना पैसा तरीके से पाकिस्तान में लेके आना, हार्ड अर्नड मनी है उनकी,
वेदर टैक्स पेड ओवर देयर और नॉट, अपनी फैमिली को तरीके से पैसा भेजना, वरना वो पाकिस्तान में ब्लैक मनी बन जाएगी और कल को फिर आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। आप इंटरनेशनल लॉ लेके रोते फिरेंगे, वो जी उसने तो कहा था $10,000 जा सकते, उसने कहा था ना, वो अलग लॉ है, ये अलग लॉ है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। किसको मिला पहला, कब मिलेगा? जब आप बाहर टैक्स पेड करेंगे। 2 साल का टाइम भी दे दिया उन्होंने आपको, पढ़ लो। FIT स्टैंड फॉर फॉरेन इनकम टैक्स जो है, और FI स्टैंड फॉर फॉरेन इनकम। यानी 2020 की जो इनकम है वो 2022 जून तक उसका टैक्स पे होना चाहिए। कर सकते हैं आप, उससे पहले कर दें रिटर्न फाइल। देखें 2 तरीके होते हैं, एडवांस टैक्स अगर गया हुआ है तो पेड है, जो रिटर्न के साथ आपका टैक्स बनता था वो आपने जमा कराया हुआ है। वो तो एटलीस्ट फौरी जमा होता है, 2 साल का टैक्स होता है। भाई मैनुअल भी रिटर्न नहीं होती है ना, बड़ा कुछ होता है बीच में। अगर यानी वो आप 2 साल का टाइम दे रहा है आपको। एक और भी चीज है इसके अंदर, एक बड़ी अच्छी चीज है। मेरा एक सवाल यहाँ जो आपके नॉलेज के लिए मैं करने लगा हूं, अगर उसका असेसमेंट खुल जाती है और डिमांड निकल आती है तब क्या होगा? आपने 10 लाख की इनकम डिक्लेयर की, उन्होंने 50 लाख कर दी, तो अब उसका टैक्स तो देना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा ना उसको। जो टैक्स बनता है वो आपको, आल्दो आप बताता तो कोई भी नहीं, आप तो रिटर्न बेस पे जा रहे होंगे, केस खुला हुआ है, कौन बताएगा? या तो एक्सेस हो ना बंदे को कि जी उस वहां पे तुम्हारी को असेसमेंट हुई है, कुछ हुआ है तो वो बताओ। तीसरा, हाउ अवेलेबल, कैसे होगा जी? अगर कोई एडमिजिबल डिडक्शंस है, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम है, तो डिडक्शंस को माइनस करके जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसी पे टैक्स निकालना ना आपने। मेरी पाकिस्तान में भी बिजनेस इनकम है, बाहर से भी है, तो दोनों निकलेंगी कैसे? खर्चे माइनस करके ही आएगा ना यार, कि नहीं? उसके भी और उसको भी तो अर्न करने पे खर्चे हुए होंगे कि नहीं? कारोबार तो कारोबार ही होता है ना, इधर करो या उधर करो, खर्चों के बगैर तो होना नहीं उसने। लिमिटेशन ऑन टैक्स क्रेडिट, ये भी पढ़ना था इसका, हाउ अवेलेबल टू बी शेयर की इन्वेस्टर ऑफ। हाँ तो वो ये होगा ना, देखे पाकिस्तान में आपका टैक्स बना इस इनकम पे 1 लाख रुपए, और दोनों पे मिला के फॉरेन पे, हाँ नहीं उस शेयर पे, उस शेयर पे पाकिस्तान का टोटल टैक्स है 20 लाख रुपए, उस शेयर पे बनता है 5 लाख रुपए जो आपने बाहर से कमाया, और बाहर आप पे करके आए 6 लाख रुपए, तो दोनों में से जो कम होगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब उल्टा कर दो, पाकिस्तान में 6 बनता है, बाहर 5 पे करके आए हो, पाकिस्तान में 1 लाख जमा कराना पड़ेगा। और रिफंड इसलिए नहीं है कि पैसे आपने उनको दिए हैं, पाकिस्तान स्टेट आपको वापस नहीं करेगी। मतलब मैं उधर 6 दे के हूं, पाकिस्तान में 5 लाख है, तो आप कहें जी पाकिस्तान स्टेट को के 1 लाख वापस करो, तो जमा तो आपने उसको कराया था, पाकिस्तान वाले कहां से वापस करेंगे? इसका मतलब है लायबिलिटी निकलेगी तो पे करेंगे, बराबर या ज्यादा हुआ तो वो इग्नोर हो जाएगा, ऐसा ही है, वो जीरो हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है कि इसमें वो कैरिड बैक, कैरिड फॉरवर्ड, रिफंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी वो लोअर का क्रेडिट आपको दे रहा है। नंबर 1, अगर फॉरेन सोर्स इनकम हेडवाइज आ रही है, जैसे पाकिस्तान में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बाहर भी 5 हेड्स ऑफ इनकम ही कंसिडर होंगे। सैलरी को सैलरी में ऐड किया जाएगा, बिजनेस को बिजनेस में किया जाएगा, कैपिटल गेन को कैपिटल गेन में किया जाएगा नॉर्मल टैक्स रिजीम में, और क्रेडिट भी हेडवाइज मिलेगा। क्योंकि अगर टैक्स हेडवाइज लगा है बाहर, मैंने 5 हेड्स पे अलग अलग टैक्स दिया बाहर, मैं एक बात कर रहा हूं, तो क्रेडिट भी आपको हेडवाइज मिलेगा। मसलन सैलरी पे मैंने दिया 10,000 रुपए, कैपिटल गेन पे दिया 30,000 रुपए, बिजनेस इनकम पे दिया 40,000 रुपए, तो आपको प्रोपोर्शनेट भी हेडवाइज निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम पे कितना टैक्स बना और बाहर मैंने कितना दिया, इन दोनों में से कम का क्रेडिट। इसी तरह कैपिटल गेन,
जो कैपिटल गेन मैंने कमाया बाहर से, उस पे पाकिस्तान में कितना टैक्स बना और बाहर की इनकम पे कितना बना, उन दोनों में से पाकिस्तान का प्रोपोर्शनल टैक्स, वो एक एग्जांपल आपको मेरे ख्याल इसके बाद बाकी प्रोसीजर है, ये एक एग्जांपल बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर क्या, वो जो वो क्लेम करना होता है ना, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ ले, एप्लीकेशन और प्रिस्क्राइब फॉर्म पे देंगे ना, मुझे क्रेडिट दे आप ना, वो बताया गया असल में, और कुछ नहीं है। और एविडेंस देंगे टैक्स पेड का, दो चीजें होंगी इसके अंदर। यानी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आप उसको नहीं, जब आपको जब असेसमेंट हो रही होगी और आप फॉरेन इनकम पे क्रेडिट लेना चाहते हैं, फॉरेन टैक्स पे जो पे किया इनकम पे, तो आप मुझे देंगे ना कि जनाब ये देखें बाहर की इनकम इतनी थी और इतना मैं उधर टैक्स पे करके आया हूँ, तो इसका क्रेडिट मुझे आप दे दें। नहीं, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो नहीं देना चाहिए। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लेना किसने है तुमसे, उत्ते बैठा है कोई मशीन के अंदर, नहीं, कुछ लोग अटैच कर देते हैं उसके साथ। तो कर लो अटैच, किसने रोका तुम्हें, कर सकते हो तो कर दो, अगर अटैचमेंट दे रहा है तो कर दो, आपको सहूलत मिल जाएगी बाद में। यानी एक एप्लीकेशन देनी है और उससे फिर आप जी, यदि मुझे इसका क्रेडिट आप देते हैं, क्योंकि रूल्स में सब प्रोसीजर बताते हैं आप कैसे करना है आप। अब एग्जांपल, ताकि वो उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लो। 5,37,000 है जी बंदे की बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 1 लाख रुपए, और फॉरेन सोर्स इनकम है आपके पास 2,12,000। अब बिजनेस पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, यस ऐसे ही है, और लिखा हुआ है कि फॉरेन सोर्स इनकम पे 10,000 आप पे करके आए। सबसे पहले सबको जमा किया जाएगा, 8 टैक्स निकाला 35,000। अब ये 35,000 टोटल इनकम पे है, इसको डिवाइड किया टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम से, और 2/12 जो फॉरेन सोर्स से मल्टीप्लाई किया, तो पाकिस्तान में लायबिलिटी बनती है उस शेयर पे 8,750 रुपए, जबकि बाहर आप कितना दे के आए हैं 10,000 रुपए। इन दोनों में से जो कम होगा उसका क्रेडिट वहां से माइनस किया, और पाकिस्तान में आपने 26,250 रुपया मजीद पे करना। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो कर लो। तो ये रिपीट कर दो मुझे कैलकुलेशन। कुछ नहीं किया मैंने, अगर ये 87-50 या वो सॉरी वो उल्टा कर लो ना, 10,000 ऊपर कर लो, 8,750 नीचे कर लो, मजीद जमा कराना पड़ेगा। तो बाकी का जो डिफरेंस होगा आपको जमा कराना पड़ेगा। 35,000 में ऐड हो जाएगा। जी ऐड होगा, ओके। वो ऐड होगा फिर। और इसका जो रिफंड है वो नहीं मिलना, वो आपको नहीं, वो तो आप रिफंड तो है ही नहीं, पैसे उसको दे के पाकिस्तान में रिफंड अच्छा, कर वो रिफंड करेगा अगर हम अप्लाई करें वहाँ तो उधर ले लेना, जाके अमेरिका से बात कर लेना, उधर के कंसल्टेंट से बात करना। नहीं आपसे नहीं, मैं उधर नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम वही हो जिसने लेना है, हाँ। ठीक है। अब नहीं, वैसे प्रैक्टिकल केस में से हुआ है कि इस तरह हुआ तो रिफंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा। किन्होंने, जिस कंट्री में टैक्स पे हुआ है तो तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे, पाकिस्तान वाले का क्या ताल्लुक उससे, तो उस बंदे ने लेना ना जाके, तो लेना जाके उधर से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि वो नहीं, रिफंड किस बात का तुम, मतलब कि पाकिस्तान में मेरा टैक्स कम बनाया, अब मैंने आपको ज्यादा पे कर दिया, अच्छा तो क्या होगा, तो आप मुझे रिफंड करेंगे 2-2.5 तो वो रिफंड तुम्हें कौन देगा, उधर का कानून देगा, उधर गई। वहां लिखा हुआ है ये। अच्छा, तो उन्होंने काटा के अपने साथ से उधर। हाँ वो फिर अपने ठीक है, ओके। तुम्हारे सवाल के अंदर ही जवाब था, यस, यस। उन्होंने अपने हिसाब से तुम्हारा लिया, वहां बनता होगा तो ले लेना भाई, वो तो उसके लॉ के मुताबिक आपको बनाना पड़ेगा। पता नहीं वो उसके मुताबिक है भी कि नहीं, मुझे क्या पता हो कि वहां क्या स्टेटस हुआ है, लेकिन लेकिन चीजें वो आपने पाकिस्तान लॉ के साथ ड्राइव करनी है कि अगर वो वहाँ पे एफटीआर है तो आपने यहाँ देखना है उसका क्या स्टेटस है। जी ऐसे ही है, वो इसलिए आपसे शेयर किया कि आपको हर चीज वो लिख के नहीं बताएगा, आपने प्रिंसिपल पाकिस्तान लॉ के अप्लाई करने हैं। अगर डिविडेंड इनकम बाहर नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड है तो वो वहां नॉर्मल टैक्स रिजीम है, पाकिस्तान में वो फाइनल टैक्स रिजीम में है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं डिविडेंड पे बाहर टैक्स पे नहीं करता, मैं रेजिडेंट हूँ और फॉरेन सोर्स इनकम है, तो फिर पाकिस्तान में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता चलूं, आया हुआ सवाल है, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं एफटीआर का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। वो तब नहीं है जब आप टैक्स वहां दे के आएंगे। अगर एक बंदे को ये सीए फाइनल का सवाल था, वो टेस्ट ऑफ नॉलेज इस तरह करते हैं कि मुझे एक डिविडेंड इनकम आई है बाहर की कंपनी से, फॉरेन सोर्स इनकम है, और मैंने वहां पे टैक्स नहीं दिया,
तो अब आपके जेहन में होगा एफटीआर का तो कोई ताल्लुक नहीं होता, ताल्लुक तब नहीं होता जब टैक्स दिया हो।